नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी विशेष रिपोर्ट लेकर आया हूं जो आप सभी को जानना जरूरी है। हमारे भारत की 135 करोड़ आबादी के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है दिन होगा जब ये कानून जो है भारत में, हमारे देश में पूरे लागू हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ समान नागरिक संहिता की। जो एक देश एक कानून का स्वरूप हो सकता है, जो कि अभी इसकी दरकार है, इसकी आधारशिला जो है रखने की जरूरत है। तो आज मैं समान नागरिक संहिता से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं एक बारीकी से आपको बताऊंगा कि अभी तक भारत में इससे जुड़ा हुआ क्या क्या कानून बने हैं, कौन कौन सी कानून बनी है, कौन कौन सी कानून खत्म की गई है, क्यों इसकी जरूरत हुई है, यानी तमाम तरह की जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। जो भी आपके पास डाउट्स होंगे सभी क्लियर होंगे। तो अब वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, देखना ना भूलें। तो मैं बात करूं कि भारत एक संवैधानिक रूप से जो है एक पंथ निरपेक्ष देश है, यानी एक सेकुलर कंट्री, यानी सभी धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यह आश्चर्य है कि यहाँ कुछ कानून धर्म और समुदाय के आधार पर बटे हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ या बात बोलो या हिंदू कोड बिल इसकी जो है एक उदाहरण है। कानून के स्तर पर इसके विभाजन को खत्म करना समय की जरूरत जो है पड़ी हुई है वर्तमान में। इसका एकमात्र समाधान है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है भारत में लाया जाए। विगत कई समय से जो है तलाक के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है यूसीसी को वक्त की जरूरत बताते हुए इस विषय पर जो है चल रही चर्चा को नई ताकत भी दी है। कुछ साल पहले तत्काल 3 तलाक के मामले में कानून बनने के बाद जो है यूसीसी यानी कहा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उम्मीद बढ़ी है। देश में असल मायने में पथ निरपेक्ष यानी सेकुलर बनाने की दिशा में यूसीसी अहम बड़ी कड़ी हो सकती है। आश्चर्य की बात यह है कि खुद को सेकुलर कहने वाले राजनीतिक दल यूसीसी का पुरजोर विरोध भी करते हैं और हमेशा से ही इसकी पैरवी करती आ रही जो है भाजपा को सांप्रदायिक माना जाता है। असल में यह जो है मैं बता दूं कि एक वोट बैंक का काम हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ आज मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि भारत में जो है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्तमान में देश की जरूरत है। यह एक देश एक कानून की अवधारणा का जो है ही मूर्त रूप है। समान नागरिक संहिता मूलतः जो है धार्मिक मान्यताओं से जुड़े अलग अलग कानूनों को समाप्त करने और इसकी जगह एक समान कानून लागू करने की अवधारणा पर केंद्रित है। यह संहिता शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, बच्चा गोद लेने और गुजारा भत्ता जैसे मामलों में लागू होंगी। वर्तमान में यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अमेरिका, आयरलैंड, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान जैसे कई देशों में लागू है। तब भारत का समय आ चुका है कि भारत में जो है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो है इस तरह की समस्याएं से दो चार ना होना पड़े। एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उसको खत्म किया जा सके। और देश पता है आपको इन दिनों एक ऐसी दयनीय स्थिति से गुजर रही है जो कि यहाँ धार्मिक जो है खेल खेला जा रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात की जाए या अदर की। तो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है जिसकी अब जरूरत है समान नागरिक संहिता की। जल्द से जल्द आशा है कि इसको लागू की जाएगी। इसके लिए जल्द ही जो है 19 जुलाई को एक रिपोर्ट आने वाली है, 24 जुलाई को एक रिपोर्ट आने वाली है जिसमें कहा गया कि मानसून सत्र में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर जो है भाजपा के सांसद और निजी सदस्यों के विधेयक पेश करेंगे, जिसमें गोरखपुर के भाजपा के लोकसभा सदस्य रवि किशन और राजस्थान के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा 19 जुलाई को जो शुरू हो रहे सत्र के पहले सप्ताह में क्रमशः जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर निजी सदस्यों के विधेयक को पेश करने वाले हैं। तो चलिए बता दूं कि कानून के समक्ष एक समान और सबके लिए समान कानून जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। कई बार कई समान कानून नहीं होने का कुछ लोग अनुचित लाभ भी लेना चाहते हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में आया तलाक का एक मामला ऐसा ही कुछ था। हिंदू रीति रिवाज से शादी होने के बावजूद अब तरह की बात आई है कि महिला ने यह दलील दी कि राजस्थान कि जनजातीय मीना समुदाय से होने के कारण उस पर हिंदू विवाह अधिनियम का प्रावधान नहीं लागू होते। अदालत ने महिला को तर्क खारिज कर दिया और देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत को भी रेखांकित किया है। तो ये बेहद ही जरूरी है कि भारत में जो है इस समान नागरिक संहिता को जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि इस तरह का जो भी देश में कानून जो भी समस्याएं हो रही है उसको
खत्म किए जा सके। तो चलिए बता दूं कि संविधान में भी जताई गई है इसकी जरूरत। तत्कालीन परिस्थितियों में समान नागरिक संहिता को लागू भले ना किया हो, लेकिन संविधान में इसकी जरूरत बताई गई है, जरूरत जरूर बताई गई है। संविधान सभा में इस पर चर्चा भी हुई है। 1951 से 1954 के बीच संसद में इस पर तीखी बहस भी हुई थी। मसले पर एक राय नहीं बनने पाने के कारण इसे संविधान की रीति दे सकता, तो अनुच्छेद 44 में शामिल कर दिया गया है। इससे और भी जुड़े हुए बताऊंगा कि अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 के बारे में बताने वाला हूं आपको। तो गोवा ने प्रस्तुत किया उदाहरण। गोवा एकमात्र राज्य है जहां गोवा फैमिली लॉ के नाम से समान नागरिक संहिता लागू है। फिलहाल देश के विभिन्न धर्मों और मान्यताओं के लोग अपने रीति रिवाजों के आधार पर शादी, संपत्ति, तलाक, बच्चा गोद लेने संबंधी फैसले करते हैं। मामला दो अलग अलग समुदाय के लोगों से जुड़ा हो तो अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे विवादों के सर्वमान्य निपटारे के लिए जो है कोई कानून नहीं है। तो अब बिल्कुल बता दूं कि भारत भी जो है एक उदार, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, लेकिन समान नागरिक कानून के बिना ये तीनों जो है अपूर्ण और बाधित है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षा थी कि भारतीय राज्य इसे मूर्त रूप देंगे, किंतु जो है ये उसका एकदम उल्टा हुआ। पिछले 7 दशक में सामान्य नागरिक संहिता सत्तावादी स्वार्थ की राजनीति न सिर्फ बलि चढ़ता रहा, अपितु राजनीति ने एक सहज सरल विषय पर जटिल बना दिया है। तो चलिए बता दूं कि इस कानून के जो है अनेक फायदे हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे मुद्दों पर कानूनों को सरल बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी धर्म को मानने वाले नागरिक पर एक जैसा ही कानून लागू होगा, जिससे न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव कम होगा। तो आप देख सकते हो कितने फायदे इसके हो सकते हैं। लैंगिक न्याय में एक बड़ा लाभ स्त्री पुरुष समानता के मोर्चे पर मिलेगा। यूसीसी ने पर्सनल लॉ जैसी व्यवस्थाएं समाप्त होगी, जिससे इन्हें मौजूद लैंगिक पक्षपात को खत्म किया जा सकेगा। देश में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा हुआ है। इस पंथ निरपेक्ष व्यवस्था में धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग अलग नियत कतई स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। बिल्कुल बेहद ही जरूरी है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है भारत में इसको बार बार लाने की कोशिश के बावजूद भी जो है ये अब कठिन बना दिया गया था। लेकिन अब वो समय आ चुका है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल्द जो इस पर बहस करके इसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पास कर दी जाएगी इस बिल को। चलिए मैं इसको कुछ चर्चित मामले देश के बता दूं। तो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, इस मामले में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को समान नागरिक संहिता बनाने का आदेश दिया। शाहबानो को उसके पति के 3 बार तलाक का बोलकर तलाक दे दिया गया था। शाहबानो ने पति से हक मेहर की इतर गुजारा भत्ते की मांग की और मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने आदेश दिया कि धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ते का अधिकार है। वहीं दूसरा मामला सरला मुदगल केस है। हिंदू पति ने पत्नी को तलाक दिए बिना ही इस्लाम कबूल किया और दूसरी शादी कर ली। इससे दूसरी शादी की कानूनी मान्यता पर सवाल उठे। तो ये कुछ मामले हैं जो कि बेहद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना फैसला सुना दिया और उसे गैर कानूनी बताया। ये 1955 का मामला है। तो सर ये हंगामा क्यों हो रहा है या क्यों बरपा है? संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज का संरक्षण का अधिकार सूचित किया गया है। वे अपने धर्म के हिसाब से शिक्षण संस्थानों का संचालन करते हैं। समान नागरिक संहिता को इन अधिकारों के लिए खतरे के तौर पर देखा जाता है। यूसीसी के पक्षकारों का कहना है कि रीति रिवाज के नाम पर किसी भी अत्याचार या किसी के अधिकारों का हनन की मंजूरी नहीं दी जा सकती। मुस्लिम महिलाओं के मामले में ऐसे ही कई किस्से सामने आते हैं। तत्काल 3 तलाक भी ऐसी कुरीति थी जिस पर सरकार ने अंततः कानून बनाया। बहुविवाद भी ऐसी एक प्रथा है जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार को बढ़ावा देती है, उनका शोषण करती है। तो बिल्कुल मैं बता दूं कि शाइस्ता अंबर जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ की बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता पर पिछले कई दशक से चर्चा चल रही है। इस संबंध में सबको साथ लेकर ही एक मजबूत कानून बनाया जा सकता है। सभी पक्षों को इस पर एकमत होना चाहिए। ये भी उनके द्वारा जो है बातें की गई है। तो कहीं ना कहीं जो है देश में इसकी जरूरत है और जल्द जो है इसको लागू कर दिया जाए। तो अंग्रेजी व्यवस्था की बात की जाए, इसकी इतिहास की, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने उत्तराधिकार, शादी विवाह और अन्य धार्मिक मामलों में भी आदेश में कहा कि मुस्लिमों से संबंधित कुरान के कानून और हिंदुओं के लिए शास्त्र से जुड़े नियम कानूनों का पालन किया जाए। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में की गई थी। तो चलिए यार मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो 1817 की बात की जाए तो ब्रिटिश
जजों ने फतवों की व्यवस्था को निष्प्रभावी कर दिया और एक प्रस्ताव पारित कर उन फतवों को बाध्यकारी प्रकृति को खत्म किया। मुस्लिम लॉ पर्सनल की बात की जाए तो 1937 में शरई कानून के तहत मुस्लिम के लिए कुछ पर्सनल कानून बनाए गए, लेकिन अंग्रेजों ने मुस्लिमों पर इन कानूनों को थोपा नहीं। इसके सेक्शन 3 के अनुसार यह उन्हीं मुसलमानों पर लागू होता था जिन्होंने लिखित में इसके दायरे में आने की बात मानी थी। तो काफ़ी पुराने इसके इतिहास चले आ रहे हैं कि यह व्यवस्था जो है बढ़ता गया और एक विशाल रूप लिया। अब जरूरत है इस देश में इसकी, अब जल्द ही जो है इसको लागू किया जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट की बात की जाए 1954 की, तो आज़ादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए की कोशिश की, तो इस प्रयास को संविधान सभा में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय हिंदू कोड बिल तक ही इस सुधारवादी कदम को सीमित रखा। यह बिल हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बौद्धों पर लागू होता है। इसे द्विपत्नी और बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया। महिलाओं को तलाक और उत्तराधिकार का अधिकार मिला। शादी के लिए जाति को अप्रासंगिक बनाया गया। तो बता दूं कि 23 नवंबर 1948 को इस प्रश्न जो एक प्रश्न पूछा गया था जिसे बहस हुई। इसमें मुस्लिम सदस्यों नजरुद्दीन अहमद, महबूब अली, बेगम शाह बहादुर, पाकर साहेब बहादुर और हुसैन इमाम ने कई आशंकाएं उठाई। तो बता दूं कि नजरुद्दीन अहमद ने संविधान से कहा था कि जिसे बेटी 175 साल तक करने में विफल रहे या करने से डरते रहे और जिसे मुस्लिम पिछले 500 वर्षों से करने से कतराते रहे, उसे अचानक करने के लिए हमें राज्य को शक्ति नहीं देनी चाहिए। इसके उत्तर में मुंशी ने कहा काफ़ी जवाब दिया। तो चलिए बता दूं कि मौजूद नियम कानून की बात की जाए तो शादी तलाक को लेकर विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अब तक कई कानून बनाए जा चुके हैं। इसमें से प्रमुख है द कंट्रोवर्ट्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1866, उसके बाद द इंडियन डाइवर्स एक्ट 1869, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, द काजी एक्ट 1880, द आनंद मैरिज एक्ट 1909, द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929, द पारसी मैरिज एंड डाइवर्स एक्ट 1936, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986। ये सभी जो है मौजूदा कानून जो भारत में अभी हैं जो चले आ रहे हैं, इसको जल्द से जल्द जो है जो समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद इसको सभी को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए मैं बता दूं कि भारत के कुछ विभिन्न अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार है। इसके तहत हर जाति, धर्म, समुदाय, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को समान अधिकार सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो किसी भी के साथ जाति, धर्म, समुदाय, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो या डिस्क्रिमिनेशन न हो, राज्य ये सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो जीवन जीना और आज़ादी से जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। यह सब का मूल अधिकार है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 25 की बात की जाए तो सभी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। व्यक्ति को उस धर्म से जुड़े रीति रिवाज, नियम, कानूनों को मानने की आज़ादी है। तो एक मैं बात बोलना चाहूँगा, जब देश में 1948 में देश के पहले कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर ने जो इसे स्पष्ट से जवाब देने की कोशिश की तो नजरुद्दीन ने संविधान सभा से ये बातें कही थी। इमाम हुसैन के सवाल उठाया कि जो आज भी उठता है, इतने बड़े देश के लिए एक कानून संभव नहीं है। इसका उत्तर अम्बेडकर ने उस समय दिया था कि नागरिकता कानून तो देश का, समाज का एक छोटा सा कोना मात्र है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे गैर वाजिब तर्क से उन्हें आश्चर्य हुआ। विवाह उत्तराधिकार को छोड़कर देश के सभी मामलों में समान कानून तो बना हुआ ही है, इसमें क्रिमिनल लॉ भी है। अयंगर ने सरल तरीके से संविधान सभा को आगाह किया और किया हमेशा भूतकाल